Hello student, welcome to my YouTube channel MP Study, a study group for mathematics, physics and English। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपना नया चैप्टर होगा फिजिक्स का, वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसके बारे में अपन कुछ बातें पढ़ेंगे और उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, तो जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है, जो स्थिर विद्युत की बोलते हैं, जिसको अपन स्थिर विद्युत की, तो जो स्थिर विद्युत की है, इसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि इसमें मतलब आवेशों का अध्ययन किया जाता है। पहली बात तो स्थिर आवेश का, पहली बात तो ये। और अगर मैं बताऊं आपको, तो इसमें आज अपन पढ़ेंगे कि आज अपन ओनली जो कूलाम का बल है उसी के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमारी सबसे पहले बात आती है कि आवेश क्या होता है। तो बेसिकली आवेश होता क्या है, वो लिखा हुआ है कि किसी भी पदार्थ के निर्माण में मूल कण में एक आवेश भी होता है। मतलब कोई पदार्थ होता है, उसके निर्माण में कितने जो भी एक मूल कण होते हैं, उनमें आवेश भी एक कण होता है, मतलब मूल कण ही होता है पदार्थ के लिए। हालांकि आवेश की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन हम आवेश को आवेश को इसके मतलब आवेश के द्वारा ही उत्पन्न प्रभाव के माध्यम से समझाया जा सकता है। आवेश की कोई डेफिनेट परिभाषा नहीं है, लेकिन आवेश को आवेश के व्युत्पन्न द्वारा ही समझाया जा सकता है, ये लिखा हुआ है इसमें। अब आता है, आवेश एक द्रव्य पर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वह द्रव्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्रों का अनुभव करता है। तो आवेश क्या है? आवेश वह है जो मतलब किसी पदार्थ पे वह गुण है पदार्थ का ऊपर उपस्थित, जो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर उसके जो चुंबकीय क्षेत्र को मतलब महसूस अनुभव कराता है। तो यही आवेश है। अब अपन आवेश का एक एग्जांपल देखें तो क्या है, जब किसी कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, जो कांच की छड़ है उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ पर धनावेश तथा रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। मतलब कांच की छड़ ले लिया अपने एक, और एक रेशम का कपड़ा ले लिया, फिर अपन रगड़ते हैं, तब कांच की छड़ होती है वो तो हो जाती है धनावेशित, और वो होती है जो रेशम का कपड़ा वो होता है ऋणावेशित। जो अपन बोलते हैं जो अपना स्केल होता है, अपन उस स्केल को अपने बालों से रगड़ते हैं, सिर से रगड़ते हैं, और उसके बाद में जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लाते हैं तो वो भी आकर्षित कर लेता है, तो वो क्या होते हैं, आवेशित हो जाते हैं। वो जो स्केल है वो आवेशित हो जाती है, इस कारण से होता है। फिर आता है पदार्थ का धनावेशित या ऋणावेशित होने का कारण। तो ऋणावेशित या धनावेशित होने का कारण क्या है? हम सभी जानते हैं किसी पदार्थ में क्या है, जो पदार्थ है या फिर जो द्रव्य बोलते हैं अपन, वो किससे मिलकर बना होता है? वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु में क्या होते हैं? परमाणु की मैं यदि आपको स्ट्रक्चर बताऊं, तो परमाणु में एक तो होता है नाभिक, और नाभिक के चारों ओर तो लगाते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर, और नाभिक के अंदर रहते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो आपको मैं डायरेक्ट लैंग्वेज में बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो परमाणु संख्या के बराबर होते हैं, ये भी आपको पता है। और जो प्रोटॉन होते हैं वो मतलब उनकी संख्या, कोई प्रोटॉन होते हैं वो भी परमाणु संख्या के बराबर होते हैं, यानी इन दोनों की संख्या समान है। तो P बराबर E किसी परमाणु में ये होता है। लेकिन यदि इस संख्या में थोड़ा भी डिफरेंस हो जाएगा तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। डायरेक्ट सी बात है, सीधी सी बात है कि इस संख्या में थोड़ा सा भी अगर आप चेंजमेंट कर दोगे तब क्या हो जाएगा, वो आवेशित हो जाएगा। अब आवेश भी दो प्रकार का है, धनावेशित या ऋणावेशित, जो हमने पहले पढ़ लिया। अब धनावेशित कब होगा और ऋणावेशित कब होगा, आपको ये समझाना है। तो धनावेशित तो कब होगा, जब पदार्थ है उसमें से यदि इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ही गति करता है। प्रोटॉन होता है वो नाभिक के अंदर रहता है, स्थिर रहता है, उसको न तो निकाला जा सकता है न डाला जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ ही करेंगे अपन जो भी मूवमेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, जो नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज यदि निकलेगा तो जो बॉडी है वो क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और यदि इलेक्ट्रॉन अपन डाल देंगे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इतनी सी डायरेक्ट सी बात है जिसको इस लैंग्वेज में समझा रखा है कि हम जानते हैं कि मतलब परमाणु और नाभिक वह इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु में नाभिक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। फोटोन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब अपन आगे जो मैंने बताया, अभी सामान्य अवस्था में परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। जो अभी मैंने बताया था वही कि इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन। लेकिन यदि इनमें डिफरेंस आ जाएगा,
अर्थात ऋणावेश या धनावेश बराबर मात्रा में होते हैं, जिससे परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन यदि किसी परमाणु किसी भी प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाए तो उस पर प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों से, तो धनावेशित हो जाएगा। तो इसमें भी क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन ही त्यागते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो जो भी गति होगी, जो भी मूवमेंट होगा, वो किस पे होगा, वो इलेक्ट्रॉन पे ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न करना। घर्षण जो अभी मैं हमने बताया था कि स्केल को यदि आप बालों से रगड़ोगे या फिर रेशम के कपड़े को यदि आप कांच की छड़ से रगड़ोगे तो क्या होगा, घर्षण द्वारा आवेशन बोलते हैं अपन उसको। अब अगला टॉपिक आता है जो विद्युत आवेश होते हैं उसकी विमा भी तो होती है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दें। क्यू बराबर होता है आई टी। आई टी क्यों होता है, क्योंकि आई होता है यानी धारा होती है, वो क्या होती है, प्रति सेकंड आवेश में प्रवाह की दर, प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर, यानी आवेश प्रवाह की दर, एक सेकंड में जितने आवेश जा रहे हैं वही धारा है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी, क्योंकि आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। अब आई का होता है एम्पियर ए और टी का होता है समय टी, तो A1 T1 होता है, इसकी बीमा हो जाएगी जो अपने लिख रखी है यहाँ पे, कि लिख रखी है हमने M0 L0 T1 A1, ठीक है, ये हो गई इसकी बीमा। और इसके जो मात्रक होते हैं, मात्रक को अपन कुलाम से करते हैं, जो ऐसा ही मात्रक है कुलोम। और इस कुलोम के भी अगर आप देखने चाहो तो अन्य इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, पीको कुलाम जिसमें 10⁻⁻12 कुलाम होते हैं, नैनो कुलाम जिसमें 10⁻⁻9 कुलाम होते हैं, माइक्रो कुलाम जिसमें 10⁻⁻6 कुलाम होते हैं, ठीक है। और आवेश का एक अलग मात्रक भी होता है जिसको अपन फेराडे बोलते हैं। एक फेराडे में 96,500 के जो कैलोरी नहीं, जो कुलाम आवेश होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आपको पूछ लिए जाते हैं, आपको फेराडे में देखकर कुछ कुलाम में आंसर पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिए। तो ध्यान रखिए कि जो ये क्वेश्चन है ये इस प्रकार से आते हैं कि फेराडे का आवेश देके उसमें कुलाम में आंसर पूछ लिया जाता है। तो एक कुलाम बराबर होता है 96,500, एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कुलाम। ओके, अब आगे बात करते हैं। तो अपन आवेश की परिभाषा के बारे में करेंगे। अभी आवेश की डेफिनेशन फिक्स कहाँ पे हुई है? हाँ, तो अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है, अभी तक तो हमने आवेश का एक तरह से बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ी है कि आवेश होता क्या है। अपन आवेश की पढ़ेंगे परिभाषा। तो आवेश का मात्रक कुलाम होता है, जो मैंने आपको पहले बता दी। इसको निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि किसी तार में एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से गुजरने वाले आवेश की प्रति सेकंड की मात्रा यदि धारा 1 एम्पियर रखी जाए तो इसका मतलब वो आवेश होगा वो 1 कुलाम होगा। तो मतलब क्या है, वही बात है, Q बराबर आई टी। तो यदि 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है किसी तार से, जो प्रवाहित आवेश है वो 1 कुलाम होगा। तो 1 कुलाम की परिभाषा हो गई। इसको निम्न सूत्र से भी समझाया जा सकता है, जो मैंने बताया कि I बराबर होता है Q अपॉन टी। तो Q बराबर आई टी वही होता है जहाँ पे I क्या है, धारा है। तो एकदम बेसिक सी बात है। और अभी जो मैंने बताया कि Q बराबर आई टी में यदि आप I1 रखोगे और T भी 1 रखोगे तो 1 कुलाम की परिभाषा आ जाएगी। तो वही इसमें बता दिया। अब आवेश के गुण पढ़ते हैं। आवेश क्या है, एक अदिश राशि, इसको बीजगणित के रूप से जोड़ा जा सकता है, न्यूनता अधिकता को प्रदर्शित करता है, बस ये ओनली। अब आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक एवं धनात्मक। ऋणात्मक आवेश जो अपन ने इसके बारे में पहले बता दिया कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब तो होगा धनात्मक, इलेक्ट्रॉन डालेगा तब होगा ऋणात्मक, ठीक है। अब आवेश होता है वो संरक्षित रहता है। आवेश है ना, वो मतलब धनात्मक का जोड़ जो ऋणात्मक उसका जो टोटल है वो फिक्स होता है किसी भी पदार्थ में, उसको कम या बढ़ाया नहीं जा सकता, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता किसी भी अभिक्रिया के दौरान। और सामान्य प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। हाँ, जो समान प्रकृति है उस वो आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, वो तो करते हैं प्रतिकर्षित, यानी दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों नेगेटिव है तब तो क्या होंगे, प्रतिकर्षण होगा। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तब क्या होगा, आकर्षण होगा इन दोनों के बीच में। तो ये आकर्षण ये प्रतिकर्षण इस प्रकार से होता है। अब आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध होता है, अर्थात द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं होता। यद्यपि आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व संभव है, यानी आवेश नहीं है तब द्रव्यमान हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं है फिर आवेश नहीं हो सकता। यानी आवेश में जो क्यों है, इसमें कुछ ना कुछ तो क्या होता है, मास होता है, इसमें कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता है, लेकिन कोई द्रव्यमान है उसमें आवेश होना जरूरी नहीं है। प्रत्येक चीज़ में आवेश होना जरूरी नहीं है, सीधे बात इसका यही है। अब आगे बात आती है अपेक्षिकता के संदर्भ में
संदर्भ में अपरिवर्तित का नियम। इसका तात्पर्य यह है कि आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात किसी वस्तु का आवेश परिवर्तित नहीं होता है, चाहे इसकी चाल कुछ भी हो। इसके विपरीत वस्तु का द्रव्यमान वस्तु की चाल पर निर्भर करता है, चाल के साथ बढ़ता है। द्रव्यमान तो किस पे निर्भर करता है? चाल पे निर्भर करता है, लेकिन आवेश किस पे? चाल पे निर्भर नहीं करता। तो एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि जो Q है वो आवेश के जो चार्ज बोलते हैं अपन, वो किस पे निर्भर नहीं करता? मास पे जो चाल है उस पे निर्भर नहीं करता, गति पे निर्भर नहीं करता। और जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो चाल पे निर्भर करता है। अब आता है विद्युत आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हिंदी में पढ़ रहे हैं अपन। विद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? वह जो अभी मैंने बताया कि आवेश को न तो क्या किया जा सकता है, न तो इसका विनाश किया जा सकता, न इसको नष्ट सर्जन किया जा सकता। हाँ, तो क्या आवेश संरक्षित रहता है हमेशा किसी भी विक्रिया के दौरान, तो आवेश निश्चित जो विनाश होगा न, और नहीं उसका सर्जन होगा, नहीं उसकी रचना होगी। अब आवेश क्या है? क्वांटीकृत राशि भी है। आवेश क्वांटीकृत राशि भी है, यानी आवेश होता है, उसकी छोटी छोटी इकाई मैं बता दूं आपको, इलेक्ट्रॉन होती है। यानी इलेक्ट्रॉन से कम आवेश संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, मतलब इससे छोटा आवेश पॉसिबल ही नहीं है। जो अपनी जो मतलब पूरा ब्रह्मांड है उसमें 1.6 × 10⁻⁻19 से छोटा कोई कूलाम आवेश से कोई छोटा कोई चार्ज ही नहीं है। तो जो आवेश का क्वांटीकरण से मतलब क्या है कि इसको अपन इलेक्ट्रॉन का आवेश बोलते हैं, तो E बराबर बोलते हैं अपन कि E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19। तो E बराबर 1.6 × 10⁻19 है, ये बात तो हो गई। लेकिन क्वांटीकरण का मतलब है कि कोई भी प्रकृति में कोई भी आवेश पाया जाता है, वो किस रूप में विद्यमान रहता है? वो Ne फॉर्म में विद्यमान रहता है, जहाँ पे n क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है, पूर्णांक है, होल नंबर है। तो इसमें क्या आएगा कि आवेश का स्थानांतरण जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणन के रूप में होता है। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि यदि आप कोई बॉडी है वो चार्ज आवेशित होगी तो उसे या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या फिर इलेक्ट्रॉन डालेंगे अपन। तो इलेक्ट्रॉन ये तो है नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन डाल दिया या फिर आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ये तो पॉसिबल है नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन डालेंगे या फिर आधा निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन तो या तो एक डलेगा या फिर एक निकलेगा, यानी पूर्ण गुणज में डलेगा या फिर पूर्ण गुणज में निकलेगा कि 5 इलेक्ट्रॉन निकाले या फिर 5 इलेक्ट्रॉन डाले। 5 इलेक्ट्रॉन निकाले तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस में 5 E, इतना चार्ज आ जाएगा, जहाँ पे E क्या 1.6 × 10⁻19। तो जो मतलब ये E के किस में होती है? पूर्ण गुणांक में होती है, तो Ne हो जाएगा ये। तो यही क्या है? जो क्वांटीकरण का नियम है। तो आवेश का न्यूनतम मान E, जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है, उस भौतिक राशि का क्वांटम तथा इस प्रक्रिया को क्वांटीकरण कहते हैं। यही बात है बस, जो डायरेक्ट से अभी हमने बताया आपको कि आवेश का स्थानांतरण E के गुणज के रूप में होता है तथा इसका न्यूनतम आवेश 1 ही होता है, जो E के बराबर है 1.6 × 10⁻19 के बराबर। तो अभी जो हमने आपको बताया कि स्थानांतरित आवेश होता है, उसको निम्न सूत्र द्वारा लिखा जाता है, जो Q बराबर Ne बताया था मैंने, जहाँ पे N क्या है? पूर्ण संख्या है, प्लस माइनस हो सकता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो n बराबर कितना हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, मतलब जो एक होल नंबर होगा, पूर्ण संख्या होगी, पूर्णांक में होगा। यदि n बराबर 1 है तो Q बराबर प्लस माइनस ये होता है, जो मिनिमम चार्ज ऑफ एनी बॉडी, इससे छोटा चार्ज हो ही नहीं सकता। अब अपनी बात आती है 1 इलेक्ट्रॉन बराबर ये होता है। अब सूत्र विस्थापना में अपन बात करें कूलाम के नियम की, तो अपना अब टॉपिक आता है कूलॉम का नियम। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने इसका मतलब एक तरह से प्रतिपादन किया। उसने देखा कि जब दो समान है आवेश है तब तो क्या होगा? आकर्षण होगा, और जब दो समान आवेश है तब क्या होगा? उनमें प्रतिकर्षण होगा। अब इसमें डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसमें क्या है, कूलॉम ने अपना नियम एंटन तुला प्रयोग द्वारा
किए गए आवेश के प्रयोग के आधार पर किया है। तो इसमें कुछ मतलब ये इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो एक तरह से बेसिक नॉलेज के लिए। आगे है कि कूलॉम ने दो बिंदुओं के आवेश के मध्य लगने वाले बल के परिमाण को ज्ञात करने के लिए एंटन तुला का प्रयोग किया। इसमें विभिन्न प्रयोग के बाद उसने यह नियम प्रतिपादित किया। कूलॉम के नियम को कूलॉम का नियम है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो अभी मैं बताऊंगा आपको, कि जो कूलॉम का नियम है कूलॉम को व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं, इसको व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कूलॉम ने के नियम में बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश, उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान होता है वो उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर, गुणनफल के समानुपाती और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसलिए इसको व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। आगे आता है आवेशों पर कार्यरत बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करता है। यानी दो, ये एक आवेश है, ये एक आवेश है, तो इन दोनों के आवेश के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही जो बल है वो कार्य करेगा। ठीक है। अब उसके बाद में आता है, बात आती है अपनी कूलॉम के नियम का गणितीय रूप। तो कूलॉम के नियम का गणितीय रूप क्या है? इसमें अपन ने जो अभी बताया कि उसके दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब के समानुपाती Q1 Q2 एंड के व्युत्क्रमानुपाती R²। यानी k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R²। जब दोनों के बीच की दूरी क्या है? R, और दोनों का चार्ज क्या है? R Q1 व Q2। तो इसमें ये हो जाएगा जो अभी अपन ने यहाँ पे लिख रखा है कि F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। अब आगे अपन बात करें तो समानुपाती चिन्ह अगर अपन हटाएंगे तो k एक स्थिरांक आ जाएगा, समानुपाती स्थिरांक कहते हैं इसको। और जो k का मान है वो k का मान रहता है वो जो माध्यम की प्रकृति व मात्रक पर निर्भर करता है। तो माध्यम की प्रकृति इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर इसका फॉर्मूला अपन देखें तो शर्तों में क्या है कि यदि आवेश निर्वात यानी वायु में रखे हुए हैं तो बल न्यूटन में दूरी r में आवेश कूलॉम में दिए गए हैं, तो समानुपाती स्थिरांक निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। वो क्या है? बेसिक सी चीज़ है कि k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू अगर अपन निकालें निर्वात के लिए तो होता है 9 × 10⁹। तो अभी अपन जो मतलब एक तरह से फॉर्मूला पढ़ेंगे वो किसके लिए है? निर्वात के लिए। तो निर्वात या फिर वायु में जो बल होता है वो उसका फॉर्मूला होता है बराबर k Q1 Q2 अपॉन R²। जहाँ पे अपन अगर k की वैल्यू रखें, पुट करें यहाँ पे, तो k इक्वल टू k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये होता है। ठीक है। अब माध्यम का प्रभाव देखें तो अपन माध्यम के प्रभाव, जो पराविद्युतांक है उसका प्रभाव पड़ता है, माध्यम अलग अलग होगा तब बल भी अलग अलग होगा, यानी निर्वात में अलग होगा और माध्यम में अलग होगा। तो माध्यम में क्या होगा? निर्वात से कम ही होगा बल, देखने से पता चलता है क्या निर्वात से कम ही होगा। तो यदि F वायु में Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² है, यानी मैं लिखूँ यहाँ पे F एयर इज इक्वल टू के नहीं Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। और यदि मैं F माध्यम की बात करूं, तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई, यहाँ पे मैं दूसरी जगह पे लिख दे रहा हूँ इसको। अगर अपन माध्यम की बात, निर्वात की बात करें तब तो ये होगा, और माध्यम की बात करें तो F माध्यम होगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R², या फिर एप्सिलॉन R को K भी लिख देते हैं कई लोग, तो K लिख दो चाहे एप्सिलॉन R लिख दो। अब आप बात आती है अपनी एप्सिलॉन R होता क्या है? एप्सिलॉन R होता है माध्यम की पराविद्युतशीलता या फिर सापेक्ष पारगम्यता, पराविद्युतांक बोलते हैं इसको। ये प्रत्येक माध्यम के लिए अलग अलग होती है, इसी पे डिपेंड करता है। तो और इसकी वैल्यू हमेशा जो एप्सिलॉन या फिर K है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर देन होती है, 1 से बड़ी होती है। तो ये बटा में नीचे आता है, तो इसका मतलब इसका मतलब सीधी सी बात है कि F माध्यम बराबर F बटा F एयर या फिर निर्वात बोल सकते हैं इसको।
निर्वात, एफ माध्यम बराबर एफ निर्वात बटा एप्सिलॉन आर, या फिर के भी बोल सकते हैं। तो ये बोल सकते हैं अपन। अब के की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या होगा, ये जो टोटल वैल्यू आ जाएगी ये एफ निर्वात से क्या होगी, छोटी आएगी। तो सीधी सी बात है कि एफ निर्वात ग्रेटर देन एफ माध्यम। अब अपन परिभाषा से इसका अध्ययन करें तो हम सीधे शब्दों में यह कह सकते हैं कि अगर पूरी इसकी समरी पढ़ें तो इसमें अपन कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता है, जो मतलब विद्युत होता है, वो सॉरी आवेश होता है, उसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसे अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसकी बातें हम करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे पहले कि आप मतलब हम वीडियो, तो आज अपन ने क्या पढ़ा, अपन उसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। अपन ने पहले चार्ज पढ़ा कि आवेश होता क्या है, आवेश के बारे में पढ़ा, फिर आवेश के क्वांटिकरण हैं उसके कुछ नियम पढ़े, फिर कूलॉम का नियम पढ़ा और कूलॉम के नियम के बारे में सारी बातें की कि माध्यम में क्या प्रभाव पड़ता है और वैसे निर्वात में क्या होता है। तो उसके बारे में सारे डिटेल में पढ़ने के बाद आज अपन ने यह पढ़ा है कि मतलब कोई चार्ज होता है वो दूसरे चार्ज को या तो रिपल्स करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा, या तो आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। तो वो किस कारण से कर रहा है उसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो उसका एक क्षेत्र होता है इसको विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, इसी के कारण ये कर रहा है। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो, और अपने उन दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए जिनको मतलब ऐसी वीडियो की ज़रूरत है, जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शायद ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि इसमें बेसिक से लिखा हुआ है सारी चीज़ें। तो ये 12th एंड जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उन सब के लिए हेल्पफुल वीडियो होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।